जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवीजन क्लास 7 को कवर करेंगे। इससे पहले इस बुक से टोटल 6 क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक देख रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है और वैसे भी एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी इस बुक से रिवीजन जरूर किया करें। और ये बुक तो सभी के पास होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है, इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि 21 नंबर से दिया हुआ है। और 21 नंबर से पहले हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला जो है आर्टिकल 32 के तहत उठा सकता है उच्चतम न्यायालय में। और धारा 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? चलिए आप सभी इस प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है, ध्यान रखेंगे। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है, ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और भाग 20 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसका प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन 1952। आगे देखिए, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, आज के सेट को पूरा लगाना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो सही जवाब है ध्वज सत्याग्रह। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए किसान सत्याग्रह कब हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। आपको इस चैनल पर डेली रात 8 बजे लाइव में क्लास मिलेंगे और रात 8:30 बजे। तो कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है दिगंबर। दिगंबर जो है ये जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय कौन कौन है? तो दिगंबर है और श्वेतांबर है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ये जैन धर्म के संप्रदाय है। जबकि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। सन 1936 में
भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और आंसर करने के लिए अगर आपको कम समय मिल रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर करना है। तो देखिए 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्यान रखेंगे कब? तो 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कब पेश किया था। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी में पेश किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बिल्कुल आपके नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? अब देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1916 में। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो 1916 में BHU की स्थापना। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? तो 1857 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1871 में। तो देख लीजिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में। योसेमाइट क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताइए। योसेमाइट क्या है? तो देखिए दोस्तों, योसेमाइट जो है कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा में योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है योसेमाइट क्या है? एक प्रकार का झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह जो कि आर्यभट्ट है किस वर्ष छोड़ा गया था? आपको ध्यान रखना है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। इसे किस वर्ष छोड़ा गया? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बताइए। तो हमने आपको पहले भी बताया है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? चलिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो गांधी जी की दांडी यात्रा, ध्यान रखना है ये किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना और यह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध प्रदर्शन का ये क्या था? एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, सीधी कार्रवाई। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आप लोग किरण पब्लिकेशन बुक के सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको सभी प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से क्या जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है श्रीनगर और कन्याकुमारी। आगे देखिए, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और दोस्तों एग्जाम से पहले आपको लुसेंट बुक को पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लुसेंट बुक से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? तो निछालक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? देखिए श्रीलंका को प्रारंभ में सिलोन के रूप में जाना जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि सिलोन किसका नाम था? तो श्रीलंका का ही। तो कब ये स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 4 फरवरी 1948।
सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। डांगचेंग येडिंग ये एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डांगचेंग येडिंग एयरपोर्ट का निर्माण जो है चीन के सुवान प्रदेश के तिब्बती स्वायत्त प्रांत में किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब चीन नहीं होगा, तिब्बत होगा। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। शहीदी दिवस, तो शहीदी दिवस जो है गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को, और गांधी जी की हत्या के दिन को ही इस दिवस के रूप में मनाया जाता है शहीदी दिवस। तो यहाँ पर सही जवाब है 30 जनवरी। और एक मनाया जाता है भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था उस दिन भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो देखिए अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया था 1837 में। किसने? तो जेम्स प्रिंसिप ने। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या है? गल्फ धारा। गल्फ धारा को गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है। ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है, ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब है गल्फ धारा। आगे देखिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इंडिया मैप को याद कीजिए अपने दिमाग में। देखिए किस देश की सीमा बिहार राज्य से? तो बांग्लादेश तो होगा नहीं, ना तो चीन होगा, ना भूटान होगा। यहाँ पे क्या होगा? नेपाल। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो सर जगदीश चंद्र बोस ने। सर जगदीश चंद्र बोस एक महान भौतिकविद एवं वनस्पति शास्त्री थे। आप लोग कमेंट करके बताइए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कालीबंगन राजस्थान में है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में स्थित है। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या है? अशोक। पहला ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था अशोक को पुराण में। आगे देखिए, भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये जिला कौन सा था? याद रखिएगा मानभूम। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और यह वलित पर्वत के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? आंसर बताइए किसने? तो याद रखिएगा ये किया अकबर ने। यहाँ पर
तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है अकबर। अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। नादिर शाह ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इस प्रश्न को हमने आपको लूसेंट वाली क्लास में बताया था वन लाइनर में। तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया? चलिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आंसर बताइए। इनमें से किसने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अलेक्जेंडर महान की बात करें तो इन्होंने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और सिकंदर की मृत्यु, अलेक्जेंडर महान, इसकी मृत्यु कब होती है? तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। नोट कर लेंगे। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है भारत, अपना भारत था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई? देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। तो तीनों को ध्यान रखना है। यहाँ पर सही जवाब क्या है? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की शासिका थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो पेशवा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, और इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन का देखभाल करना होता था। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये क्या बनाया गया है? इंडिया गेट को बनाया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन में, यानी चौथे ऑप्शन में दिया गया है, इंडिया गेट को बनाया गया है, और यह दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1921 में किया गया था, इंडिया गेट। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब है गंगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, गंगा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य के रूप में कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य जो था 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था, और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? प्रकाश झा, मनोज तिवारी मृदुल, चित्रगुप्त, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार में
आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? चलिए 57 के लिए आंसर बताइए। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो याद रखिएगा बहबानी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक मुल्ला बहवानी पूरा नाम है। मोरेन कहाँ बनते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए मलबे को ही मोरेन कहा जाता है। और ये कहाँ पर बनेंगे? तो याद रखिएगा हिमानी क्षेत्रों में। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, ये तो है ही। मजदूरी की निम्न दर, ये भी है। सामंतों द्वारा शोषण, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। लेकिन इनमें से सबसे मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो भूमि संबंधित समस्याएं। बिहार का राजकीय पशु क्या है? अब देखिए आपको पता होना चाहिए बिहार का राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, पशु। तो चलिए सभी को बता देते हैं। राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल है, नोट कर लीजिए। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु बैल है। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। चाय और कॉफ़ी खाली स्थान किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो दोस्तों चाय और कॉफ़ी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा है और इसमें कपास की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे अधिक विस्तार है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा खाली स्थान की प्रेम कथा है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की क्या है? ये नाटक है। और इसमें शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? तो याद कर लीजिए दुष्यंत। याद रखिएगा शकुंतला और राजा दुष्यंत की इस कहानी पर आधारित है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए औरंगजेब ने खालिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। चलिए आंसर बताएंगे किसमें? तो यहाँ पर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था। हजार द्वारी महल खाली स्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए हजार द्वारी पैलेस, जिसे पहले बड़ा कोठी के नाम से जाना जाता था, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद किले में निजामत के परिसर में स्थित है। सही जवाब है मुर्शिदाबाद। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खाली स्थान में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत जो है ये 2009 में किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? देखिए दोस्तों खिलजी और तुगलक सम्राटों ने सैन्य कमांडरों को अलग अलग आकार के क्षेत्रों के राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया था और इसको किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा इक्ता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? देखिए इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए। चक्र में टोटल 24 तिलियां होती है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से
1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया और ये बाबर के समकालीन थे और ये तुलु वंश के तीसरे शासक थे। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था 368 ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से आपको बताना है कौन सा समाचार पत्र। तो बहुत ही सिंपल है, संवाद कौमुदी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवाद कौमुदी। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।